अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक डिज़ीज़ के बारे में जिसका नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस। डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए। अगर आप माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में सर्च कर रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि या आपका कोई प्यारा इस डिज़ीज़ के साथ डायग्नोज हुआ है, या फिर आप ख़ुद बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप ख़ुद से अपने आप को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपकी अलामात माइस्थीनिया ग्रेविस तो नहीं। माइस्थीनिया ग्रेविस एक रेयर डिज़ीज़ है, यानी बहुत कम देखने में आती है, और एक आम डॉक्टर इसको डायग्नोज कर ले इसके चांसेस बहुत कम हैं। अमूमन एक न्यूरोलॉजिस्ट ही इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकता है और एक न्यूरोलॉजिस्ट ही इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट का माहिर भी होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत सारी और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की तरह एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून से मुराद ये कि इसमें अपना ही क़ुव्वत मदाफ़ियत अपने जिस्म के किसी हिस्से को अटैक कर देता है, और अमूमन ऑटो इम्यून डिजीज़ की बेसिस मौरूसी होती है, यानी ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें उनकी अपनी जीन्स या उनके अपने मौरूसी अज्जा उनके इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मदाफ़ियत को अपने जिस्म के ख़िलाफ़ उकसा कर अटैक करने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी तार और अप्लायंस का एक कनेक्शन होता है जो कि लूज़ हो सकता है, यहाँ से तार निकाली भी जा सकती है। तो अगर ये कनेक्शन लूज़ हो तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है ये लाइट ब्लिंक करे, हो सकता है कि ये प्रॉपर्ली ऑन ना हो सके, और मतलब इस वीकनेस के बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसों और पट्ठों का कनेक्शन बनाया है आपस में, और नसें हराम मगज़ या दिमाग से सिग्नल लेके पट्ठों की तरफ आती हैं, और अगर ये कनेक्शन वीक हो जाए तो पट्ठों के अंदर वीकनेस वाक़ई हो सकती है, या फिर जैसे कि इस बीमारी में होता है कि फटीगेबिलिटी हो जाती है। फटीगेबिलिटी से मुराद ये कि माइस्थीनिया की बीमारी के मरीज़ों के पट्ठे जल्दी थक जाते हैं बनिस्बत दूसरे लोगों के जो कि नॉर्मल हों। अमूमन माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स की नसों और पट्ठों का कनेक्शन मुकम्मल कट ऑफ नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से अभी भी पट्ठों में ताकत होती है और वीकनेस आम तौर पे माइल्ड होती है। कुछ शदीद केसेस में वीकनेस सीवियर या शदीद भी हो सकती है। अमूमन माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स की अलामात इधर के यानी चेहरे के इर्द गिर्द के पट्ठों से शुरू होती हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स माइस्थीनिया ग्रेविस में आँखों के होते हैं। या तो मरीज़ों को डबल नज़र आना शुरू हो जाता है क्योंकि एक आँख दूसरे से मुख्तलिफ रुख में देखना शुरू कर देती है, जिसे हम मिसअलाइनमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से दो अलग अलग तस्वीरें नज़र आती हैं। या फिर कुछ लोगों में एक पलक ढलक जाती है या एक या दोनों पलकें, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा पलक ढलकने से आँखों का जो नज़र का जो एंगल है वो भी कवर हो जाता है, और बहुत दफ़ा एक आँख में नज़र ही इसकी वजह से नहीं आता और मरीज़ को इसकी वजह से दिक्कत होती है। बहुत सी दफ़ा वीकनेस निगलने के पट्ठों में भी हो सकती है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे लिक्विड्स निगलने में मरीज़ों को दिक्कत होती है या सांस की नाली में जा सकते हैं। और कभी कभी वीकनेस उन पट्ठों में भी हो सकती है जो हमें बोलने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी दफ़ा मरीज़ ऐसे बोलते हुए आते हैं जैसे वो अपनी नाक में बोल रहे हों। 50 से 60% लोग जिनमें अलामात आँख के या चेहरे के इर्द गिर्द के पट्ठों से शुरू होती है, बाद में जाकर बाकी जिस्म के पट्ठों में भी वीकनेस आना शुरू हो जाती है, जिसको हम जनरलाइज्ड माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तकरीबन 15 से 25% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वीकनेस आँख के इर्द गिर्द में ही रह जाती है और बाकी जिस्म में नहीं आती। ये याद रहे कि बहुत सी दफ़ा कई साल लगते हैं इससे पहले कि आँख की वीकनेस बाकी जिस्म के अंदर भी फैल जाए। बहुत सी दफ़ा 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। तो अगर फौरी तौर पे ये वीकनेस बाकी जिस्म में नहीं फैली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी नहीं फैल सकती। बहुत सी दफ़ा जब बाजू और टांग में वीकनेस होती है तो लिम्ब गर्डल वीकनेस की तरह ये ज़ाहिर होती है, यानी कि
कंधे के पास के पट्टों में और हिप जॉइंट के पास के पट्टों में दोनों साइड्स पे होती है, जिसकी वजह से बहुत सी दफ़ा ये बीमारी डॉक्टर को ये भी लगता है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी या लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो। तो जो पॉसिबिलिटीज़ डॉक्टर कंसिडर कर रहा होता है माइस्थीनिया के साथ की तशख़ीस में, उसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी एक पॉसिबिलिटी है। एक बड़ा मखसूस पैटर्न वीकनेस का जो कि माइस्थीनिया में होता है वो इसकी फ्लक्चुएशन है, यानी इसमें वीकनेस एक सी नहीं रहती। हो सकता है कि मरीज़ जब सुबह में उठे तो उसकी जो पलक ढलकी हुई है वो बहुत बेहतर हो, जैसे जैसे दिन आगे बढ़े ये पलक का ढलकना बढ़ जाए। दिन के इब्तिदा में हो सकता है दो ना नज़र आ रहे हों, कुछ ज़्यादा देर किसी चीज़ पे, किताब पे, मोबाइल पे फोकस करने से मुमकिन है कि दो नज़र आना शुरू हो जाएं। उसी तरह बाजू और टांगों के पट्टों में भी हो सकता है कि दिन की इब्तिदा में वीकनेस ज़्यादा ना हो और वक्त के साथ, दिन गुजरने के साथ ये वीकनेस बढ़ जाए। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइस्थीनिया की अलामात को ख़राब कर सकती हैं। मैं वन बाय वन उनको आपको बताऊंगा। गर्म मौसम, कोई ऑपरेशन होना, किसी तरह की इम्यूनाइजेशन होना, जहनी दबाव, माहवारी का वाक़ होना, वायरल इलनेस, प्रेगनेंसी और बहुत सी ऐसी दवाएं जिनसे माइस्थीनिया ख़राब हो सकता है और जिनकी तफसीलात आपको आपका न्यूरोलॉजिस्ट बता सकता है। जैसे कि मैंने पहले आपको टॉक में बताया कि अगर आपके अंदर इस तरह की अलामात हैं तो जो डॉक्टर आपके डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकता है वो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन है। अमूमन न्यूरोलॉजिस्ट तशख़ीस के अमल की इब्तदा आपकी हिस्ट्री लेने और आपका मुआयना करने से करता है, और ज़्यादातर जब अलामात क्लासिक हों तो न्यूरोलॉजिस्ट को अच्छा अंदाज़ा हो सकता है कि ये माइस्थीनिया ग्रेविस होना मुमकिन है। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट तशख़ीस के अमल को आगे बढ़ाने के लिए ये मुमकिन है कि कुछ ब्लड टेस्ट्स करवाए और कुछ इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स करवाए। इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट से मुराद एक ऐसा टेस्ट जिसमें एक बारीक सा हल्का सा करंट देकर नसों और पट्ठों के आपस के कनेक्शन को चेक किया जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपके चेस्ट का सीटी स्कैन कराए, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस के कुछ पेशेंट्स में एक गदूद में यहाँ पे, जिसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, ट्यूमर हो सकता है जिसका नाम थाइमोमा है, या फिर वो ग्लैंड बढ़ा हुआ हो सकता है साइज़ में, जिसे हम थाइमिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और इस गदूद के बड़े होने से या इसका ट्यूमर होने से इलाज का गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि दो नज़र आने या पलक ढलके होने का आँखों या आँखों की नसों से भी ताल्लुक़ हो सकता है। तो ये भी मुमकिन है कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपके दिमाग या आँखों के इलाके का MRI कराए ताकि उस इलाके का कोई ट्यूमर वगैरह या इन्फेक्शन या फालिज रूल आउट किया जा सके। अब आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैं फिर से बताता चलूँ कि माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी रेयर न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट का माहिर न्यूरोलॉजिस्ट है, ना कि न्यूरोसर्जन, ना ही एक साइकाइट्रिस्ट और ना ही मेडिकल स्पेशलिस्ट। मैंने जब जब भी इन बीमारियों को नॉन न्यूरोलॉजिस्ट को ट्रीट करते हुए देखा तो मैंने ये पाया कि मरीज़ फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठा रहे होते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस के इलाज के दो रुख हैं, एक तो अलामती इलाज जिसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, और दूसरा इम्यून मीडिएटेड थेरेपीज़। एक न्यूरोलॉजिस्ट के आर्मामेंटेरियम में कसीर तादाद इम्यून मीडिएटेड थेरेपीज़ मौजूद हैं जो कि वो अपने माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसमें स्टीरॉइड्स भी शामिल हैं और बहुत सी और ट्रीटमेंट्स जिनकी तफसील में जाना इस वीडियो के स्कोप से आगे की बात है। रिफ्रैक्टरी माइस्थीनिया ग्रेविस का मतलब है ऐसा माइस्थीनिया जो कि आम दवाओं जैसे कि स्टीरॉइड्स या स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। अब पिछले कुछ सालों में एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, उसने रिफ्रैक्टरी माइस्थीनिया ग्रेविस के मरीज़ों की ज़िंदगी में उम्मीद पैदा कर दी है। जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि यहाँ से एक गदूद जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं, ख़ास तौर पे अगर उसका साइज़ बढ़ा हुआ हो या उसमें ट्यूमर यानी थाइमोमा मौजूद हो, उसे निकालने का माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में एक अहम रोल है। ये अहम रोल ज़्यादातर 10 साल से लेके 55 साल के लोगों में जिनको माइस्थीनिया ग्रेविस डायग्नोज हो चुका हो मौजूद है। थाइमेक्टमी करने से यानी थाइमस ग्लैंड रिमूव करने से
30% तकरीबन माइस्थीनिया के मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आइंदा ज़िंदगी में दवाओं से जान छुट सके। दीगर मरीज़ अपने न्यूरोलॉजिस्ट की ज़ेर निगरानी दवाएं लेते हुए अपनी डिज़ीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। कुछ लोगों में माइस्थीनिया ग्रेविस एक बहुत सीरियस बीमारी भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे नसों और पट्ठों का कनेक्शन वीक होता है और पट्ठों में वीकनेस वाक़ई होती है। अगर वो वीकनेस सांस के पट्ठों के अंदर वाजे हो जाए तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और मरीज़ आईसीयू तक पहुंच सकता है, हत्ता कि वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऐसी सूरत हाल में माइस्थीनिया ग्रेविस एक इमरजेंसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक क्रिटिकल इलनेस बन जाता है। कुछ मखसूस ऐसे इलाज हैं जो कि इस कंडीशन में भी किए जा सकते हैं जो कि मरीज़ को इस क्रिटिकल स्टेट से वापस लेकर आए कि मरीज़ अपनी नॉर्मल ट्रीटमेंट माइस्थीनिया के लेने के काबिल हो जाए। याद रखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। अगर आप इसकी प्रॉपर इलाज कर लें तो माइस्थीनिया का मरीज़ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे मरीज़ के साथ लापरवाही बरतें तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। मैंने कोशिश तो की कि जो कुछ भी मुझे रेलेवेंट लगा इस बीमारी के मुतालिक एक मरीज़ की आगाही बढ़ाने के लिए वो बातें मैंने की। लेकिन अगर आपके जहन में और सवाल हैं तो ज़रूर अपने सवालात नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। हो सकता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके जवाबात दे सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफ़ा हुआ होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए।